इस ज़रनिगार ने कभी ऐलान किया था कि जो शख्स शिवाजी को कत्ल करेगा बशर्त ये कि वो मुसलमान हो, वो उससे शादी कर लेगी। ज़रनिगार नाम की ये लड़की इंतहा दर्जे की खूबसूरत है। अब चूंकि रनमस खान ने शिवाजी का खात्मा कर दिया है, लिहाजा ज़रनिगार का बाप ऑक्सनेडन और उसका एक हमसाया जो ताजर है जिसका नाम कंबर खान है, दोनों अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रनमस खान ने कहाँ क़याम किया हुआ है ताकि उससे मुलाकात करें और उसे इस ऐलान से आगाह करें जो सिकंदर की बेटी ज़रनिगार ने शिवाजी से मुताल्लिक किया है। मेरे ख्याल में रनमस खान ने चूंकि शिवाजी का काम तमाम किया है, लिहाजा वो अंग्रेज़ अपनी बेटी ज़रनिगार की शादी रनमस खान से करना पसंद करेगा। मुखबर रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रहा था, अमीर मोहतरम, इधर आते ही हमने कुछ खबरें हासिल की हैं। दुर्गादास आपके सामने से भागकर मेवाड़ की तरफ चला गया है। जिस वक्त दुर्गादास वहां पहुंचा उस वक्त शिवाजी का बेटा शंभूजी भी वहीं था, इसलिए कि अब शिवाजी की जगह शंभूजी का बेटा मरहटों का पेशवा है और मरहटों ने रत्नागिरी के मकाम पर उसकी तख्त नशीनी की रस्म भी अदा कर दी है। अब हमारे खिलाफ 3 कुव्वतें एक इत्तेहाद कायम कर चुकी हैं। पहली कुव्वत मरहटों की, दूसरी कुव्वत राजपूतों की और तीसरी कुव्वत बेजापुर की सल्तनत की है। जहां तक राजपूतों का ताल्लुक है तो अब मेवाड़ में राजपूतों की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा हो गई है, इसलिए कि मारवाड़ के सारे राजपूत भी मेवाड़ पहुंच गए हैं। मेवाड़ का राजा महाराणा राज सिंह तो पहले ही मोहतरम औगर खान के हाथों मारा गया था। अब उसका बेटा जय सिंह और दुर्गादास दोनों मिलकर सारे राजपूतों की कमानदारी कर रहे हैं और कुछ और राजपूत भी जौक दर जौक उनके लश्कर में शामिल होकर उन्हें दिन ब दिन और रोज बरोज तकवीयत पहुंचाते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबर जब रुका तब थोड़ी देर औरंगजेब आलमगीर खामोश रहकर सोचता रहा। फिर उसी मुखबर को उसने मुखातिब किया, क्या तुम्हें ये खबर है कि मेरे बेटे अकबर ने यहाँ से भागकर किन इलाकों का रुख किया है? इस पर वो मुखबर कहने लगा, मीरे मोहतरम, अकबर यहाँ से पहले अकेला भागा था, इसलिए कि जो खत आपने लिखा था उस खत की वजह से पहले दुर्गादास भाग गया था। लेकिन जब दुर्गादास को खत की हकीकत का इल्म हुआ तो वो पलटा, अकबर को भी अपने साथ ले गया। अकबर को पहले मेवाड़ की तरफ ले जाया गया, वहाँ शंभूजी और जय सिंह से उसका तारुफ कराया गया। अब इन सारी बागी कुव्वतों ने अकबर को अपना शहनशाह तस्लीम कर लिया है। मराठों के इलाके में पाली नाम का एक शहर है, वहाँ एक मजबूत और मुस्तहकम किला है। उसी किले के अंदर अपने मुहाफिज दस्तों के साथ अकबर ने क़याम कर रखा है और वहीं से वो जुनूब के शहनशाह की हैसियत से अहकामात जारी कर रहा है। यहाँ तक कहने के बाद मुखबर रुका, फिर दोबारा बोल उठा, मीरे मोहतरम, इसके अलावा भी हमारे पास 2 खबरें हैं। पहली ये कि शिवाजी के मरने के बाद मरहटे उसके बेटे शंभूजी की सरकर्दगी में इंतकामी हो चुके हैं और वो जगह जगह हमलावर होकर लूट मार का बाजार गर्म करने लगे हैं। शंभूजी ने मरहटों के सारे लश्करों को कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हर हिस्से की कमानदारी उसने अपने सरकर्दा सालारों को सौंपी है और मरहटों के ये हिस्से जगह जगह हमलावर होकर न सिर्फ दहशत फैलाने लगे हैं बल्कि अपने लिए ज़रूरियात का सामान भी जमा करने लगे हैं। इस तरह उन्होंने खुराक और असलहे के ढेर रत्नागिरी में लगाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जब मीरे मोहतरम औगर खान जनूब की तरफ गए थे तो शिवाजी के एक सालार धन ने उनकी राह रोकी थी। दरअसल शिवाजी के हुक्म के मुताबिक धन अपने हिस्से के लश्कर के साथ जो औगर खान की राह रोके खड़ा हुआ था, तो उसका मकसद जय सिंह की बेटी शीतल पर गिरफ्त करना था। शिवाजी ने अपने आखिरी दौर में 3 फैसले किए थे। धन को शीतल की तरफ रवाना किया था, अपने एक और सालार संत को राधिका बाई की तरफ, और खुद शिवाजी ने फैसला किया था कि चूंकि सूरत की अंग्रेज की बेटी ज़रनिगार ने ऐलान किया था कि जो शख्स शिवाजी को कत्ल करेगा वो उससे शादी कर लेगी, लिहाजा शिवाजी ने अहद किया था कि वो सूरत पर हमलावर होकर ज़रनिगार को वहां से उठाएगा और उसे अपनी बीवी बनाकर रखेगा। लेकिन शिवाजी की बदकिस्मती कि वो ऐसा ना कर सका, इसलिए कि जिस वक्त वो सूरत पर हमलावर होना चाहता था, एतकाद खान के लश्कर का एक हिस्सा सूरत के आसपास सरगर्दा था, जिसकी बिना पर शिवाजी को पीछे हट जाना पड़ा। मेरे मोहतरम, जहां तक राधिका बाई का ताल्लुक है, हमने उसे देखा तो नहीं। कहा जाता है अपनी खूबसूरती, अपने जमाल, अपनी शख्सियत, अपने कदकाठ में वो हिंदुस्तान की सबसे हसीन लड़की कहलाती है। वो महादेव के पहाड़ी सिलसिलों की रहने वाली है और शिवाजी ने अपने सालार संत को इजाज़त दे दी थी कि वो राधिका बाई को गिरफ्तार करके अपने अकद में ले आए।
लेकिन राधिका बाई को इन इरादों का इल्म हो गया। वो अपने भाई के साथ भाग खड़ी हुई। संत उसके तमाम इलाकों पर हमलावर हुआ। उसके माँ बाप का काम तमाम कर दिया, जबकि राधिका भाग खड़ी हुई। एक बार संत ने उसके भाई और उसको गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि दोबारा भागने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने कहीं पनाह ले ली थी। बाद में उन दोनों बहन भाई का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। ताहम जो खबरें हमें मिली हैं उनके मुताबिक राधिका और उसके भाई किशन सिंह ने यह इरादा किया था कि वो मोहतरम औगर खान की खिदमत में हाजिर होंगे और संत के खिलाफ उनसे मदद तलब करेंगे, इसलिए कि उन दिनों मोहतरम औगर खान ने उन्हीं इलाकों में क़याम किया हुआ था। अब देखें राधिका और उसका भाई कहाँ पनाह लिए हुए हैं और कहाँ से निकलकर वो मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होकर शिवाजी के सालार संत के खिलाफ मदद के तालिब होते हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबर खामोश हो गया। उनसे ये सारी खबरें जानने के बाद औरंगज़ेब बेहद खुश हुआ। उन्हें ना सिर्फ शाबाश दी बल्कि इनामो इकराम से भी नवाजा और एक दिन उन्हें लश्कर और पड़ाव में क़याम करने के बाद अपने फ़राइज़ संभालने का हुक्म दे दिया था। उन मकबरों के जाने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर थोड़ी देर खामोश रहा। फिर औगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, औगर खान मेरे बेटे, लगता है जनूब में हमारे लिए कुछ दुश्वारियां पैदा हो गई हैं। औरंगज़ेब आलमगीर यहीं तक कहने पाया था कि औगर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मीरे मोहतरम, मुसीबतों और इब्तलाओं का सामना करते हुए और उन पर काबू पाना ही जिंदगी और ज़मीर का सुकून है। ये जो वक्ती तौर पर बगावत के छोटे छोटे बगुले खड़े करने वाले उठे हैं, खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द हम इन्हें सैलाब के रेले की झाग की तरह बैठाकर रख देंगे। इन हालात में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला शहजादा अकबर का है। इसकी वजह से बागी कुव्वतों को एक तरह की शय है और सरकशी करने का मौका मिल रहा है। वो ये ख्याल करते हैं कि अकबर तख्तो ताज का हकदार है, लिहाजा हम एक हकदार की मदद कर रहे हैं। अब हमने ये साबित करना है कि ये सारी बागी कुव्वतें हक का नहीं बल्कि मनफी सोचों का साथ दे रही हैं। खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द हम सारी कुव्वतों पर काबू पा लेंगे। औगर खान जब खामोश हुआ तब औरंगज़ेब आलमगीर कहने लगा, बेटे, क्या तुम यहाँ से निकलकर अपनी नानी से मिलने आगरा की तरफ जाना पसंद करोगे? औगर खान मुस्कुराया, कहने लगा, मीरे मोहतरम, हालात हमारे लिए जनूब में तशवीशनाक हैं। ऐसी सूरत में मैं आगरा की तरफ नहीं जाऊंगा, जनूब का रुख करने का अज़म करूंगा। अगर हमने उन बागी कुव्वतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में ताख़ीर से काम लिया तो ये कुव्वतें दिन ब दिन ताकत और जोर पकड़ती चली जाएंगी। हमने हर सूरत में मरहटों और राजपूतों और बेजापुर वालों का ये इत्तेहाद तोड़कर बारी बारी तीनों ताकतों पर ज़रब लगाकर उन्हें अपना मोती और फर्माबरदार बनाना है। जब तक औगर खान बोलता रहा, औरंगज़ेब और उसका बेटा मौज़म अली खामोश रहकर सुनते रहे। फिर औरंगज़ेब औगर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, बेटे, राजा जयसिंह ने पूना से कुछ रसद और ज़रूरियात का सामान तलब किया था। ये सारा सामान उस वक्त अजमेर में पहुंच चुका है। मैं आज ही अपने बेटे मौज़म अली को चंद दस्तों के साथ अजमेर की तरफ भिजवाऊंगा और जो सामान पूना में राजा जयसिंह की तरफ भिजवाना है वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब जब तुम अपने लश्कर के साथ जनूब का रुख करोगे तो राजा जयसिंह का सामान भी अपने साथ ले जाना। पहले पूना का रुख करना, पूना पहुंचकर राजा जयसिंह को सारा सामान पहुंचाने के बाद फिर अपनी कार्रवाइयों की इब्तदा करना। अगर तुम वहां ज़रूरत महसूस करोगे तो मैं अपने बेटे मौज़म अली को भी उधर भेज दूंगा, बल्कि वहां दूसरे सालारों की ज़रूरत हुई तो उन्हें भी भेजूंगा। अगर मुझे खुद भी दक्कन की तरफ आना पड़ा तो मैं खुद भी दक्कन का रुख करूंगा। वहां पहुंचकर जयसिंह को मेरा ये पैगाम देना कि वो पूना की हिफाजत का फ़र्ज अंजाम देता रहे। उसके पास जो लश्कर है वो इस काबिल ही है कि उसे काम में लाते हुए वो सिर्फ पूना शहर की हिफाजत कर सके। बेटे, वहाँ एतकाद खान है, तुम्हारा भाई रनमस्त खान है, दलेर खान है और मेरा बेटा आज़म है। मैं चाहता हूँ कि तुम पूना से निकलकर एतकाद खान का रुख करो। एतकाद खान से सलाह मशवरा करने के बाद फिर कोई जवाबी कार्रवाई करना। गो दलेर खान और रनमस्त खान ने शिवाजी और बेजापुर वालों को शिकस्त दे दी है, लेकिन अभी तक बेजापुर पर ना हमने कब्जा किया है और ना उसे फैसला कुन शिकस्त दी गई है। मैं चाहता हूँ कि बेजापुर के वाली पर ऐसी ज़रब लगाई जाए कि बेजापुर को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। फिर बेजापुर के हुक्मरान सिकंदर को पकड़कर मैं चाहता हूँ उसे यहाँ नज़र बंद करके उसकी पेंशन मुकर्रर कर दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन आराम व सुकून से गुजार सके
और आइंदा हमारे खिलाफ राजपूतों और मरहटों से इत्तेहाद ना कर सके। फिलहाल मैं यही चाहूँगा कि दलेर खान बीजापुर वालों के साथ ही उलझा रहे, उन्हें अपने साथ मसरूफ़ रखे। मेरे बेटे, तुम्हारे सामने जो सबसे कड़ी मुहिम होगी वो राजपूतों की होगी। मैं मानता हूँ इससे पहले तुम राजपूतों को अपने सामने जेर कर चुके हो और महाराणा राज सिंह का खात्मा भी कर चुके हो, लेकिन अब राजपूतों की ताकत और कुव्वत में कई गुना इजाफा हो चुका है, इसलिए कि मारवाड़ के सारे राजपूत भी वहां पहुंच चुके हैं। दुर्गादास जो बगावत और सरकशी करने का बड़ा माहिर है, वो भी महाराणा राज सिंह के बेटे जय सिंह से मिल चुका है। और जिस तरह मुखबर बता चुके हैं, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के राजपूत भी उनके पास जमा होना शुरू हो गए हैं। इस बिना पर मैं ये कहना पसंद करूंगा कि पहले राजपूतों पर ज़रब लगानी चाहिए। इस दौरान मरहटों पर भी नज़र रखी जाए, बीजापुर वालों को भी अपनी निगाह में रखा जाए, इसलिए कि जब राजपूतों पर ज़रब लगाई जाएगी तो जिस तरह उन तीनों कुव्वतों ने आपस में इत्तेहाद किया है, उसके मुताबिक मरहटे और बीजापुर की सल्तनत वाले राजपूतों की मदद करने की कोशिश करेंगे। बेटे, मैं आज ही एक तेज़ रफ्तार कासिद एतकाद खान की तरफ रवाना करूंगा और इसके लिए ये हुक्म जारी करूंगा कि गो वो और दलेर खान दोनों सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सालार होने के साथ साथ उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन मरहटों, राजपूतों और बीजापुर वालों के खिलाफ औगर खान के मशवरों को फौकियत दे दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि एतकाद खान, दलेर खान और मेरे बेटे आजम खान के साथ तुम और अनमस खान मिलकर हालात को अपनी गिरफ्त में करने में कामयाब हो जाओगे। औरंगजेब जब खामोश हुआ तब औगर खान बोल उठा, मीरे मोहतरम, खुदाबंद ने चाहा तो हर काम आपकी मर्जी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचेगा। जो मुखबर अभी अभी यहाँ से गए हैं, थोड़ी देर तक मैं उनसे राब्ता कायम करता हूँ और उन्हें कहूँगा कि वो यहाँ से रवाना होने के बाद सीधे रनमस्त की तरफ जाएं। उसे मेरा ये पैगाम दें कि वो मुझे सूरत शहर में मिले, इसलिए कि मैं यहाँ से सूरत का रुख करूँगा, सूरत से पूना पहुँचूँगा। मैं सबसे पहले रनमस्त खान और उस लड़की का मामला निपटाना चाहता हूँ जिसने ऐलान किया था कि जो शिवाजी को कत्ल करेगा उससे वो शादी कर लेगी। मेरे मोहतरम, मैं पूना का रुख करूँगा। जो सामान यहाँ से रवाना होना है वो सामान राजा जयसिंह को पहुँचाने के बाद मैं एतकाद खान से जा मिलूँगा। उसके बाद हम सब मिलकर लाहे अमल भी तय करेंगे कि अपनी तीनों मुखालिफ कुव्वतों से हमें कैसे निमटना है। औगर खान जब खामोश हुआ तब उस बार औरंगजेब आलमगीर ने अपने बेटे मुअज्जम अली की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मुअज्जम अली मेरे बेटे, तुम थोड़ी देर तक अपने कुछ लश्करियों को लेकर अजमेर की तरफ जाना। वहाँ वो सारा सामान गोदामों में रखा हुआ है जो जयसिंह के पास पूना जाना है। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भिजवा दूंगा जिनके पास इस सामान की फहरिस्तें हैं। वो सारा सामान अपने आदमियों के साथ अजमेर से निकाल कर यहाँ पड़ाव में मुंतकिल कर देना और ये काम आने वाली शब के अंदर ही हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगले रोज़ सुबह सवेरे औगर खान इस सामान को लेकर अपने हिस्से के लश्कर के साथ यहाँ से पूना की तरफ कूच कर जाए। औगर खान का जनूबी इलाकों की तरफ फिलफौर जाना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि अकबर के ऐलान बगावत के अलावा मारवाड़ के राजपूतों का मेवाड़ की तरफ चले जाना हालात को हमारे खिलाफ मजीद ख़राब कर सकता है। इस बिना पर मैं चाहूँगा कि औगर खान वक्त ज़ाय किए बगैर जनूब की तरफ जाए और अपने बाकी सालारों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद तीन मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ हरकत में आ जाए। औरंगजेब आलमगीर मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसी वक्त पड़ाव में मगरिब की अजान सुनाई दी, लिहाजा वो खामोश रहा। अपने सालारों से हटकर वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए चल दिया था। उसी शब औरंगजेब आलमगीर के बेटे मुअज्जम अली ने राजा जयसिंह की तरफ भिजवाए जाने वाले सामान को अजमेर शहर से पड़ाव में मुंतकिल कर दिया था और उससे अगले रोज़ औगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ सारे सामान को लेकर पूना की तरफ कूच कर गया था। राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई एक रोज़ तजारती कारवां के साथ पूना पहुंचे थे। जिस वक्त वो तजारती कारवां शहर से बाहर पड़ाव करने लगा ताकि अगले रोज़ शहर में माल का लेन देन करें, तब राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई अपने घोड़ों को एक दूसरे के करीब लाए। फिर किसी कदर खदशात का इजहार करते हुए राधिका कहने लगी, किशन मेरे भाई, इस तजारती कारवां ने तो पूना शहर से बाहर पड़ाव कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि अगर हमने इस तजारती कारवां के अंदर ही क़याम कर लिया तो फिर हम गैर महफूज हो जाएंगे। संत के आदमी यकीनन शिकारी कुत्तों की तरह हमारा खोज लगाने के लिए सरगर्दा होंगे,
और किसी न किसी तरह जान जाएंगे कि हमने इस कारवां के अंदर क़याम कर रखा है। और अगर उन्हें इस हकीकत का इल्म हो गया तो इस कारवां पर हमलावर होकर बड़ी आसानी से हम दोनों बहन भाई को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, इसलिए कि ये कारवां है, कोई लश्कर नहीं है। दूसरा रास्ता हमारे सामने ये है कि इस कारवां से निकलकर औगर खान का रुख करें और उससे खूनखार मरहटों के सामने पनाह करने की इल्तजा करने के साथ साथ संत से इंतकाम लेने के लिए भी कहें। पर ऐसा करना भी हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कि अगर हमने यहाँ से निकलकर औगर खान के लश्कर का रुख करना शुरू किया तो न जाने हमें किन किन रास्तों पर भटकना पड़े। हमारे इस सफ़र की इत्तला संत को भी हो सकती है और उसके आदमी बड़ी आसानी से हमें पकड़कर संत के सामने पेश कर देंगे। उसके बाद संत जो हमारा हशर करेगा, मेरे ख्याल में उसका अंदाज़ा हम दोनों बहन भाई पहले से लगा सकते हैं। लिहाजा ये दोनों सूरतें हमारे लिए ख़तरनाक हैं। न हम इस तजारती कारवां के अंदर क़याम कर सकते हैं, न दोनों बहन भाई अकेले सफ़र कर सकते हैं। राधिका जब खामोश हुई तब कुछ देर की सोच विचार के बाद उसका भाई किशन सिंह उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी अजीज़ बहन, इन दो रास्तों के अलावा एक तीसरा रास्ता भी है। किशन सिंह के इन अल्फाज पर हसीन और खूबसूरत राधिका के पुरकशिश लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, मेरे भाई, तीसरा रास्ता कौन सा है, ज़रा उसकी निशानदही तो करो। जवाब में किशन सिंह मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मेरी बहन, बात यह है कि ना हम इस पड़ाव में क़याम करेंगे, ना ही दोनों बहन भाई औगर खान की तरफ जाने के लिए अकेले सफ़र करेंगे। अभी इसी वक्त पूना शहर में दाखिल होते हैं, शहर के हाकिम राज जय सिंह से मिलते हैं, अपनी सूरत हाल से उसे आगाह करते हैं और आइंदा के इरादे भी उस पर जाहिर करते हैं। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में वो हमारी मदद करने पर तैयार हो जाएगा। मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो हमें मुसल्लह लश्करियों के साथ औगर खान तक पहुंचा दे और मेरा दिल कहता है कि जय सिंह उससे इनकार नहीं करेगा। मेरी बहन, एक बार हम औगर खान के पास पहुंच गए तो मेरा दिल कहता है कि हम दोनों बहन भाई वहां ना सिर्फ महफूज हो जाएंगे, बल्कि मुझे उम्मीद है कि हमारे कहने पर औगर खान संत से इंतकाम लेने पर भी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद किशन सिंह जब खामोश हुआ तब एहतियातन राधिका फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरे भाई, दो रास्ते तो ख़त्म हो चुके, तीसरे रास्ते की निशानदही आपने की है। अगर पूना के हाकिम जय सिंह ने भी हमारी कोई ख़ास मदद ना की तो फिर चौथा रास्ता हमारे सामने कौन सा होगा। जवाब में किशन सिंह मुस्कुराया, कहने लगा, मेरी बहन, ज़्यादा दूर की ना सोचो, पहले तीसरे हरबे को आजमा तो लें और देखें उसकी वजह से हम महफूज होते हैं कि नहीं। मेरी बहन, अगर जय सिंह ने हम दोनों बहन भाई की मदद करने से इनकार कर दिया तो फिर चौथे रास्ते से मुतल्लिक भी सोचेंगे। जवाब में राधिका कहने लगी, भाई, मुझे खदशा है कि जय सिंह मरहटों से डरते हुए कहीं हमें पनाह देने से इनकार ही ना कर दे। किशन जवाब में थोड़ी देर तक बड़े गौर से अपनी बहन राधिका की तरफ देखता रहा, फिर उसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए कहने लगा, हमें पहले से अपने जहन में तखमीने नहीं बांधने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जय सिंह इस सिलसिले में हमारी मदद ज़रूर करेगा और अगर उसने हमें अपने हाथ ठहराने से पसोपेश किया तो हम ये कहेंगे कि हमें कम अज़ कम हिफाजत के साथ औगर खान के पास पहुंचाने का इंतज़ाम कर दे। मेरी बहन, यहाँ खड़े होकर वक्त ज़ाय ना करो, आओ शहर में दाखिल हों और देखें हालात हमारे सामने किस सूरत में नमूदार होते हैं। राधिका ने किशन सिंह की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया था। फिर दोनों बहन भाई ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए घोड़े को एड़ लगाई। इस तरह वो पूना शहर में दाखिल हुए थे। पूना शहर में दाखिल होने के बाद राधिका और किशन सिंह थोड़ा सा आगे गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक मंदिर के सामने कुछ लोगों का हजूम हो रहा था और मंदिर के अंदर से कुछ लोग निकल रहे थे। उनमें 3 बड़े नुमायां थे जो उन लोगों के आगे आगे थे। ये सूरत हाल देखते हुए किशन और राधिका ने भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन लोगों के करीब जाकर अपने घोड़ों को रोक दिया। फिर एक शख्स को मुखातिब करके किशन सिंह ने उससे पूछा, भाई, यहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई। जिसे मुखातिब करके किशन सिंह ने सवाल किया था उसने किशन सिंह की बात काट दी। कहने लगा, मेरे भाई, कुछ नहीं हो रहा, बस लोग मंदिर से निकल रहे हैं। मंदिर से निकलने वालों में कुछ लोग नुमायां हैं, लिहाजा उन्हें देखने के लिए लोग खड़े हो गए हैं। इस बार राधिका ने उसे मुखातिब किया, नुमायां अफराद कौन हैं? जिसे मुखातिब किया गया था वो फिर बोल उठा, नुमायां 3 अफराद में से एक राजा जय सिंह है, दूसरी उसकी पत्नी दुर्गावती और तीसरी उन दोनों की बेटी शीतल है, जिसके हुस्न के चर्चे इन दिनों पूना शहर के गली कूचे में बिखरे हुए हैं। इस बार राधिका ने फिर उस शख्स को मुखातिब किया, क्या शीतल बहुत खूबसूरत है?
वो शख्स जो ढली हुई उम्र का था इस बार गौर से राधिका की तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, तेरी हैसियत मेरे यहाँ एक बेटी की सी है। बेटी, अगर तू बुरा ना माने तो तुम्हारे मुताल्लिक भी मैं ये कह सकता हूँ कि हुस्न खूबसूरती और जमाल में तुम खुद भी शीतल से कम नहीं हो, बल्कि ज्यादा ही होगी। मेरे ख्याल में अगर तुम खुलकर लोगों के सामने आए तो लोग शीतल को फरामोश करके तुम्हें देखना शुरू कर देंगे। उस शख्स के इन अल्फाज पर राधिका के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। किशन सिंह भी मुस्कुरा रहा था। इतनी देर तक राजा जय सिंह, उसकी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल मंदिर की सीढ़ियां उतरकर उस सिमत आ रहे थे जहां राधिका और किशन सिंह खड़े हुए थे। दोनों बहन भाई अपने घोड़ों से उतरकर खड़े हुए। जब राजा जय सिंह अपनी बीवी दुर्गावती और बेटी शीतल के साथ करीब आया तब राधिका आगे बढ़ी और जय सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप मंदिर से निकल रहे हैं, इस मौके पर आपकी राह रोकना इंतहाई मायूब है। लेकिन राधिका अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। जय सिंह उसे मुखातिब करके कहने लगा, कोई बात नहीं बेटी, अगर तू कुछ कहना चाहती है तो कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इस मौके पर दुर्गावती और शीतल दोनों माँ बेटी बड़े गौर से राधिका की तरफ देख रही थीं। फिर दुर्गावती अपनी बेटी शीतल को मुखातिब करके कहने लगी, ये लड़की जो तुम्हारे पिताजी से मुखातिब हुई है कोई गैर मामूली लड़की है। इसकी खूबसूरती, इसका कदोकाठ, इसकी जिस्मानी साख्त, इसके आज़ाओ जवारिह की कशिश तो देखो। दुर्गावती को खामोश हो जाना पड़ा। शीतल भी बड़े गौर से राधिका की तरफ देखने लगी थी। इस मौके पर राधिका ने जय सिंह को मुखातिब किया, मेरा नाम राधिका बाई है, मेरे साथ मेरा भाई किशन सिंह है। राधिका को यहीं तक कहना पड़ा, बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि जय सिंह बोल उठा, बेटी, अच्छा हुआ तुमने अपना नाम बता दिया। इससे पहले तुम्हें शक्ल से तो नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे हुस्न के चर्चे इन इलाकों में थे। और फिर यह भी सुना था कि शिवाजी का सालार संत तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम कहीं भाग गई हो। जय सिंह जब खामोश हुआ तो राधिका अपने घर से भागने, संत के उसके माँ बाप को कत्ल करने, संत के हाथों गिरफ्तार होने, फिर भाग निकलने और औगर खान के पास जाने की ख्वाहिश तक पूरी तफसील कह दी थी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।